हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। सो इन दिस वीडियो में आप सभी के साथ थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग इन रिसर्च डिस्कस करने वाली हूँ बाय यूजिंग एमसीक्यूज। सो थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग ये दोनों भी जो टॉपिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इनके ऊपर आपको हमेशा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है कि जिसको सारे कैंडिडेट्स को करना ही पड़ता है आफ्टर डूइंग देयर रिसर्च एंड एवरीथिंग। एंड दैट्स वाई इसके रिगार्डिंग जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं। दैट्स वाई स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस बिगिन विद दिस सेशन। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को तो पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है एंड वो भी 5 अगस्त को है, राइट। एंड इस एंट्रेंस टेस्ट में सभी कैंडिडेट्स को 2 पेपर्स देने हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। सो पेपर 1 इज़ कॉमन फॉर एवरीवन, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए है, एंड पेपर 2 इज़ फॉर कंसर्न सब्जेक्ट, राइट। सो स्टूडेंट्स, आपको दोनों ही पेपर्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तभी आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। सो दोनों ही पेपर्स में आपको 50% एमसीक्यूज़ ईच पूछे जाते हैं, यानी कि आपको 50% एमसीक्यूज़ ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए पूछे जाते हैं एंड 50% एमसीक्यूज़ ये आपको कंसर्न सब्जेक्ट के लिए पूछे जाते हैं। एंड दैट्स वाई रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए हम सभी आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिस कोर्स की मदद से सारे कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023 को क्वालिफाई कर ही सकते हैं। सो इस कोर्स में सभी कैंडिडेट्स को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज़ दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज़ अवेलेबल है। सभी को फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज़ एंड दैट्स वाई सभी के एक्चुअली 400 एमसीक्यूज़ इन्हीं मॉक टेस्ट से कवर हो ही जाते हैं। सो इसमें आपको 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिस पीडीएफ की मदद से सारे कैंडिडेट्स सारे टॉपिक्स एक ही पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हैं एंड दैट्स वाई गारंटीड उनको 80% एमसीक्यूज़ इसी रिवीजन पीडीएफ से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज़ इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर ऑफ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी सभी कैंडिडेट्स को हिंदी एंड इंग्लिश इन दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट कोर्स को परचेस करना है देन कैंडिडेट्स इधर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर व्हाट्सएप नंबर्स जो मैंने स्क्रीन पर मेंशन किए हैं उनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पर जाकर वो व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। देखो, कोर्स की फ़ीस भी बहुत कम है विच इज़ ओनली 699 एंड इनकम फीस में हम सारे कैंडिडेट्स को गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि सारे कैंडिडेट्स गारंटीड रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करके पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर ही लेते हैं। ओके, सो स्क्रीन पर जितने भी सारे यूनिट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे यूनिट्स के ऊपर हमारे पास वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन पीडीएफ अवेलेबल है बिकॉज इन सारे यूनिट्स के ऊपर आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके Friends, now let us start with our today's session. Now the question 1 is, a research paper evaluated by other experts either for publication or presentation at a conference is considered to have undergone. Okay, सो स्टूडेंट्स, अगर किसी अदर एक्सपर्ट ने हमारा रिसर्च पेपर इवैल्यूएट किया है ताकि हम उसको हम पब्लिश कर सके या फिर किसी भी पब्लिकेशन में हम उसको पब्लिश करने के लिए दे सके, या फिर अगर आपको उसको किसी भी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करना है, देन अगर किसी भी अदर एक्सपर्ट हमारे रिसर्च पेपर को इवैल्यूएट करता है देन उस चीज़ को बेसिकली क्या कहा जाता है? सो वेदर इट इज़ कॉल्ड एज peer review or public review or private review or research review. So students, the correct answer for this question is one, that is peer review. So students, इसे peer review कहा जाता है। peer review का मतलब होता है कि अदर एकेडमिक एक्सपर्ट्स अगर कोई भी रिसर्च पेपर इवैल्यूएट करता है विद इन द सेम फील्ड, ओके, ताकि उस रिसर्च पेपर को हम पब्लिश कर सके, ताकि उस रिसर्च पेपर को हम किसी भी कॉन्फ्रेंस में या फिर सेमिनार में प्रेजेंट कर सके। सो वो जो इवैल्यूएशन की प्रोसीजर होती है जो कि अदर एकेडमिक एक्सपर्ट्स करते हैं इन द सेम फील्ड ऑफ स्टडी, उसे बेसिकली पीयर रिव्यूइंग कहा जाता है। ओके,
एंड इसकी वजह से हम लोग रिसर्च पेपर की जो क्वालिटी होती है, उसकी जो एक्यूरेसी होती है, वैलिडिटी होती है, उसको जांच कर सकते हैं बिफोर इट्स पब्लिकेशन और प्रेजेंटेशन एट द कॉन्फ्रेंस. ओके, दैट्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 1. एंड जो लोग इसे रिव्यू करते हैं, मतलब जो एक्सपर्ट्स बेसिकली रिसर्च पेपर को रिव्यू करते हैं, उन्हें भी रिव्यूवी या फिर रेफरी ऐसा कहा जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सोर्सेस ऑफ डेटा और द सोर्स ऑफ डेटा in research in which an author has evaluated and summarized previous research is known as. so इनमें से कौन सा डेटा का सोर्स ऐसा है जिसमें ऑथर ने पहले से ही प्रीवियस रिसर्च को इवैल्यूएट किया है एंड एज वेल उसको समराइज करके रखा है. सो वेदर इट इज प्राइमरी सोर्स, वेदर इट इज सेकेंडरी सोर्स, वेदर इट इज एनसाइक्लोपीडियाज और वेदर इट इज बिब्लियोग्राफीज. सो स्टूडेंट्स, प्राइमरी सोर्स ये एक फर्स्ट हैंड एविडेंस होता है और यू कैन से कि इट्स अ फर्स्ट हैंड सोर्स और प्राइमरी सोर्स. ओके, मतलब जहाँ पे वो डेटा कोई भी रिसर्चर या फिर एक्सपर्ट क्रिएट करता है, वहाँ से ही जब भी आप उसको कलेक्ट करते हो उसे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कहा जाता है. ओके, व्हाट इज सेकेंडरी सोर्स? सेकेंडरी सोर्स यानी कि जब भी आप प्राइमरी सोर्स एक किसी भी जगह पे इकट्ठा कर लेते हो, दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी सोर्स. सो द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स इज बिब्लियोग्राफीज. देखो, बिब्लियोग्राफीज में काफ़ी सारे रेफरेंसेस की लिस्ट होती है, उसमें बुक्स की लिस्ट होती है जिनको आप रेफर करते हो. सो यानी कि इसमें सेकेंडरी सोर्स होता है. सेकेंडरी सोर्स इंक्लूड्स द सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन. जैसे कि अगर आप इंफॉर्मेशन किसी भी बुक्स में पढ़ते हो या फिर इंटरनेट पे पढ़ते हो, सो ये इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा करके वहाँ पे लिख दी होती है एंड दैट्स दिस इज नॉट अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन. सो इसे सेकेंडरी सोर्स कहा जाता है. एंड द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सोर्स यानी कि उसी टाइम पीरियड में अगर न्यूज़पेपर में कोई भी न्यूज़ छपती है, सो दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी सोर्स बिकॉज उसी टाइम पीरियड में पहली बार वो न्यूज़ छप गई है बाय द फर्स्ट पर्सन और बाय द फर्स्ट यूजर. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड द remaining option is encyclopedias. so what is this encyclopedias? so encyclopedias ये एक टर्शरी सोर्स है. टर्शरी सोर्स का मतलब होता है कि जब भी आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस से लिया हुआ डेटा किसी भी एक ही जगह पे इकट्ठा करके रखते हो, सो इट फॉर्म्स द टर्शरी सोर्स. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली आपको काफ़ी सारी एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द स्पेसिफिक टॉपिक या फिर अबाउट द स्पेसिफिक टाइम पीरियड या फिर अबाउट द पर्सन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रीज अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. सो यहाँ पे जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है अबाउट द टॉपिक या फिर टाइम पीरियड या फिर पर्सन, वो सारी इंफॉर्मेशन एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखी होती है. सो दिस इज कॉल्ड एज टर्शरी सोर्स एंड द एग्जाम्पल इज एनसाइक्लोपीडियाज. एंड दैट्स वाई देखो, अगर कोई भी सोर्स ऑफ डेटा ऐसा है जिसमें ऑथर ने पहले रिसर्च के वर्क को इवैल्यूएट करके रखा है एंड एज वेल समराइज करके रखा है, देन ऑब्वियसली इट वुड बी द टर्शियरी सोर्स एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी एनसाइक्लोपीडियाज. ओके, इसी के साथ हम आप सभी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2023 का पेपर 2 का स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टडी मटेरियल की मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही लेते हैं. सो इस स्टडी मटेरियल में सभी स्टूडेंट्स को फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं. सो एमसीक्यूज़ सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स को मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी मदद से सारे स्टूडेंट्स पेपर 2 में अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही देते हैं. सो स्क्रीन पर जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास पेपर 2 का स्टडी मटेरियल अवेलेबल है. अगर स्टूडेंट्स को किसी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए, देन उसके लिए स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस सिर्फ 999 है एंड इनकम फीस में हम सारे कैंडिडेट्स को गारंटेड सिलेक्शन करवा ही देते हैं. टू जॉइन पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज
स्टूडेंट्स मुझे स्क्रीन पर दिखाई गए नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। Arrange the following components of a research paper written in APA style in correct order. So यहाँ पे आपको 4 जो components दिए हैं about the research paper and हमें ये कंपोनेंट्स एक करेक्ट ऑर्डर में लगाने हैं अकॉर्डिंग टू द एपीए स्टाइल। सो एपीए का फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। सो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एक तरीका होता है किसी भी प्रकार के रिसर्च पेपर को या फिर रेफरेंसेस को लिखने का, उनकी एक स्पेसिफिक स्टाइल होती है एंड उस स्टाइल को एपीए स्टाइल कहा जाता है। सो अकॉर्डिंग टू द एपीए स्टाइल जो तरीका है रिसर्च पेपर को लिखने का, उनमें से सबसे पहला जो कंपोनेंट है जो हमें लिखना चाहिए वो है टाइटल पेज। ओके, द टाइटल पेज। देन योर सेकेंड कंपोनेंट वुड बी अब्स्ट्रैक्ट। व्हाट? अब्स्ट्रैक्ट। देन जो थर्ड है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। फोर्थ है मेथड यानी कि डेटा कलेक्शन मेथड्स। देन फिफ्थ वन इज रिजल्ट्स। सो जो ऊपर का मेथड्स है इसमें डेटा एनालिटिकल मेथड्स भी आते हैं। ओके, नाउ सिक्स्थ वन इज डिस्कशन, सो द डिस्कशन पार्ट। द सेवेंथ वन इज रेफरेंसेस। रेफरेंसेस। द एट्थ वन इज tables and the ninth one is figures. Okay, so tables and figures होने के जो चांसेस है वो रिसर्च टॉपिक के ऊपर होते हैं। मतलब कई रिसर्च टॉपिक में काफ़ी सारे टेबल्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं एंड एज वेल फिगर्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। फिगर्स यानी कि डायग्राम्स, ओके, और यू कैन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। सो अकॉर्डिंग टू दिस correct order you can say that your correct answer to this question should be 1 because यहाँ पे सबसे पहले आएगा abstract, okay, then उसके बाद में आएगा references, देखो references, then उसके बाद में आएगा tables and the last one is figures। बाकी के बीच वाले ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेंथेटिकल साइटेशंस। नाउ इनमें से कौन से पैरेंथेटिकल साइटेशंस के एग्जाम्पल्स है? सो स्टूडेंट्स, साइटेशंस का मतलब होता है कि यू आर रेफरेंसिंग स्टाइल एंड पैरेंथेटिकल ये एक रेफरेंसिंग स्टाइल है और ये एक रेफरेंसेस लिखने का तरीका है एंड यहाँ पे आप जो क्रेडिट देते हो वो आप पैरेंथेसिस को क्रेडिट देते हो, ओके, और आप यहाँ पे पैराफ्रेजेस को क्रेडिट देते हो। मतलब अगर कोई भी पैराफ्रेज आपने लिखा है एंड ओके एंड उस पैराफ्रेज को अगर आपने कहाँ से भी रेफर किया है देन उस पैराफ्रेज को अगर आपको क्रेडिट देना है या फिर उस पैराफ्रेज के रेफरेंस को आपको लिखना है, सो दिस इज कॉल्ड एज पैरेंथेटिकल साइटेशंस। सो आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल, जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेंटेंस, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो ये सेंटेंस मैंने कहीं और जगह से कॉपी किया है एंड यहाँ पे पेस्ट किया है, यानी कि मैंने कई और सोर्स का इस्तेमाल किया है, उसको रेफर किया है एंड उसको रेफर करने के बाद मैंने ये सेंटेंस वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है। सो इस पर्टिकुलर पैराफ्रेज को या फिर सेंटेंस को अगर मुझे नाम देना है रेफरेंस का, मतलब उस पर्टिकुलर रेफरेंस को अगर मुझे यहाँ पे क्रेडिट देना है देन इसके बाद मैं उसका नाम लिखूंगी, मतलब उस सोर्स का मैं नाम लिखूंगी जहाँ से मैंने ये पैराफ्रेज लिया है। सो इसे कहा जाता है पैरेंथेटिकल साइटेशन। ऑल ऑफ यू गेटिंग? ओके, एंड इसमें मोस्टली ऑथर का नाम लिखा हुआ होता है एज वेल पब्लिकेशन डेट एंड पेज नंबर, ये तीन ही चीज़ें यहाँ पे होती है। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? एंड इनमें से जो एपीए स्टाइल है, देन हार्वर्ड स्टाइल है, देन शिकागो स्टाइल है एंड एमएलए स्टाइल है, ये चार ऐसे साइटेशंस है जो पैरेंथेटिकल साइटेशंस है। And that's why your correct answer should be 1 over here. So let us see one by one all of these parenthetical styles. So इनमें से सबसे पहला है APA style. Okay, so according to the APA style आप इसे
ऑथर डेट साइटेशन कह सकते हो, बिकॉज इसमें आप ऑथर्स का लास्ट नेम एंड उसका पब्लिकेशन डेट लिखते हो, मतलब उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का या फिर आर्टिकल का या फिर जर्नल का आप क्या करते हो, पब्लिकेशन डेट लिखते हो आफ्टर द नेम ऑफ द ऑथर्स लास्ट नेम। देन नेक्स्ट इज हार्वर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल, इसमें आप सिर्फ ऑथर का नेम लिखते हो, यू राइट ओनली द नेम ऑफ द ऑथर। देन नेक्स्ट इज शिकागो, सो शिकागो इज अ ऑथर डेट सिस्टम एंड ये सिमिलर होती है अकॉर्डिंग टू द एपीए स्टाइल, मतलब जैसे ही आप एपीए स्टाइल से लिखते हो पैरेंथेटिकल साइटेशंस, वैसे ही आप शिकागो स्टाइल से भी लिखते हो, बट थोड़े फार डिफरेंसेस इसमें भी होते हैं, जैसे कि शिकागो में आप कॉमा देते हो आफ्टर द ईयर, देन एपीए में आप नहीं देते हो। एंड द लास्ट वन इज एमएलए, सो एमएलए इज द ऑथर पेज साइटेशन, ओके, दिस इज ऑथर पेज साइटेशन एंड इसमें आप ऑथर्स का लास्ट नेम लिखते हो एंड पेज नंबर या फिर पेज रेंज लिखते हो, जैसे कि यहाँ पे आप डेट लिखते हो ना पब्लिकेशन का, बट यहाँ पे आप पेज नंबर लिखते हो। दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 1। एंड जो वैनकोवर साइटेशन है ये पैरेंथेटिकल साइटेशन नहीं है, दिस इज ऑल्सो द नेम ऑफ द साइटेशन बट ये पैरेंथेटिकल साइटेशन नहीं है, ओके। नेक्स्ट इज in which of the following formats research abstract is a must। now इनमें से कौन से formats ऐसे हैं जिसमें आपको research abstract लिखना ही चाहिए, which is mandatory। research article, seminar paper presented, thesis, research synopsis। so students, research abstract, so abstract का मतलब होता है कि पूरे research का और पूरे research paper का एक प्रॉपर समरी जो कि आप बहुत ही कम वर्ड्स में लिखते हो, सो जिसमें कि मिनिमम वर्ड्स होते हैं 150 एंड मैक्सिमम होते हैं 250 और 300, ओके। इन्हीं वर्ड्स में आप जब भी पूरे रिसर्च पेपर की समरी लिखते हो उसे अब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। एंड इसमें जो रिसर्च आर्टिकल है, सो बेसिकली रिसर्च आर्टिकल ये बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी भी प्रकार का रिसर्च करते हो देन ऑब्वियसली आफ्टर दैट आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, सो उस रिजल्ट्स के जो रिव्यूज होते हैं वो रिव्यूज रिसर्च आर्टिकल में होते हैं एंड रिसर्च आर्टिकल ये हमेशा पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पब्लिश किए जाते हैं। एंड जब भी आप रिसर्च आर्टिकल्स को लिखते हो देन उसको भी लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि रिसर्च आर्टिकल में सबसे पहले आप लिखते हो टाइटल, उसका टाइटल क्या है, देन आफ्टर दैट यू राइट द अब्स्ट्रैक्ट, देन अब्स्ट्रैक्ट के बाद आप लिखते हो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आप लिखते हो मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी में मोस्टली आप ये लिखते हो कि आपने कितने सारे डेटा कलेक्शन मेथड्स को यूज़ किया है, देन आफ्टर दैट यू राइट द रिजल्ट्स, देन रिजल्ट्स के बाद आप डिस्कशन लिखते हो, डिस्कशन के बाद रेफरेंसेस लिखते हो। सो दिस इज द कॉमन क्राइटेरिया ऑफ राइटिंग अ रिसर्च आर्टिकल। देखो रिसर्च आर्टिकल में आप अब्स्ट्रैक्ट लिखते हो, दैट्स व्हाई ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट इज सेमिनार पेपर प्रेजेंटेड, सो जब भी आप किसी भी सेमिनार में रिसर्च पेपर को प्रेजेंट करते हो, सो दिस इज कॉल्ड एज सेमिनार पेपर। सो सेमिनार पेपर में सबसे पहले आपको अब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है, देन आफ्टर दैट यू राइट द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ द रिसर्च, देन आफ्टर दैट आप एनालिसिस लिखते हो, मतलब डेटा एनालिसिस, एंड देन नेक्स्ट वन इज कंक्लूजन। सो यहाँ पे भी आप अब्स्ट्रैक्ट लिखते हो, सो ये भी आपका आंसर आएगा। एंड थीसिस, थीसिस तो आप सभी को पता है, व्हाट इज दैट, थीसिस तो हम सब ने लिखा है जब भी हमने हमारा मास्टर्स का डिसर्टेशन प्रोजेक्ट किया था। सो थीसिस ये बेसिकली एकेडमिक इंटीग्रेशन का एक पार्ट है एंड विदाउट थीसिस आपकी मास्टर्स डिग्री फुलफिल नहीं होती है। एंड दैट्स वाई थीसिस लिखने का भी एक तरीका होता है जिसमें सबसे पहले आप क्या लिखते हो, टाइटल लिखते हो, देन आफ्टर दैट यू राइट द अब्स्ट्रैक्ट, देन आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, राइट, देन आफ्टर दैट यू राइट द रिव्यू, रिव्यू यानी कि लिटरेचर रिव्यू, देन मेथोडोलॉजी, देन आफ्टर दैट यू राइट द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स के बाद आप डिस्कशन लिखते हो, राइट, डिस्कशन के बाद आप बिब्लियोग्राफी लिखते हो, ओके।
एंड इंट्रोडक्शन के पहले एंड अब्स्ट्रैक्ट के बाद आप टेबल्स भी ड्रॉ करते हो, टेबल्स यानी कि और इंडेक्स टेबल कि किस पेज पर क्या है. सो अगेन थीसिस इंक्लूड्स अब्स्ट्रैक्ट, सो ये भी आपका आंसर आएगा. एंड द लास्ट ऑप्शन इज रिसर्च सिनॉप्सिस. रिसर्च सिनॉप्सिस का मतलब होता है कि प्लान फॉर अ रिसर्च, मतलब रिसर्च के लिए किया गया प्लान, यानी कि रिसर्च सिनॉप्सिस. एंड दैट्स वाई रिसर्च सिनॉप्सिस में रिसर्च प्रॉब्लम को लिखा जाता है, देन आफ्टर दैट उसमें ऑब्जेक्टिव्स को लिखा जाता है, देन आफ्टर दैट उसमें हाइपोथेसिस को लिखा जाता है, देन प्रोसीजर मतलब किन किन प्रोसीजर्स का आप इस्तेमाल करोगे, देन रिसर्च डिज़ाइन, देन सैम्पल टू बी सिलेक्टेड मतलब किस प्रकार का सैम्पल आप सिलेक्ट करोगे, देन आफ्टर दैट टूल्स, टूल्स यानी कि डेटा कलेक्शन टूल्स, देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. ओके, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड उसके पहले एनालिसिस. ओके, दैट्स वाई हियर देखो आप अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते हो सिनॉप्सिस में, एंड दैट्स वाई ये आपका आंसर नहीं आएगा. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, 1, 2 एंड 3. What is the full form of MLA as a referencing style? So हमने इसी वीडियो में देखा था पिछले क्वेश्चन में अबाउट MLA कि ये एक रेफरेंसिंग स्टाइल है, एंड इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपको पूछा है. वेदर इट इज़ मशीन लैंग्वेज अडाप्टेशन, वेदर इट इज़ मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, whether it is management language authority, whether it is mainstream language association. सो स्टूडेंट्स MLA का जो फुल फॉर्म है वो है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, एंड MLA ये 2 पार्ट्स में लिखा जाता है. उनमें से सबसे पहला है इन टेक्स्ट साइटेशन, यानी कि जब भी आप टेक्स्ट लिखते हो देन उसमें जो टेक्स्ट के जो रेफरेंसेस होते हैं ओके वो आप टेक्स्ट के बाद लिखते हो. सो दिस इज कॉल्ड एज इन टेक्स्ट साइटेशन, जिसमें आप बेसिकली क्या लिखते हो, जिसमें आप ऑथर का नाम लिखते हो यानी कि ऑथर का लास्ट नेम, एंड देन आफ्टर दैट पेज नंबर लिखते हो या फिर पेज रेंज लिखते हो. ओके, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इज वर्क्स साइटेड. ओके, वर्क्स साइटेड का मतलब है कि पूरे रेफरेंसेस की जो लिस्ट होती है दैट इज एक्चुअली जो कि सबसे एंड में होती है आफ्टर द रिसर्च रिजल्ट सेक्शन. ओके, सो दिस इज वर्क साइटेड. सो ये 2 पार्ट्स होते हैं मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के. When 2 or more successive footnotes refer to the same work, which one of the following is used? Okay, जब भी 2 या फिर उससे भी ज़्यादा सक्सेसिव फुटनोट्स एक ही वर्क को रेफर करते हैं देन उसके लिए आप इनमें से कौन सा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करोगे. वेदर यू विल यूज़ आईबिड या फिर AL या फिर ऑप सीट या फिर लोक सीट. सो स्टूडेंट्स जब भी आप फुटनोट्स लिखते हो, फुटनोट्स का मतलब होता है कि जब भी आपका पूरा रिसर्च पेपर लिख के होता है देन रिजल्ट्स के बाद जब भी आप रेफरेंसेस की लिस्ट लिखते हो देन उसमें काफ़ी सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं एंड उन्हें एंड बेसिकली ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स फुटनोट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं. ओके, एंड सो ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स है. ओके, एंड जब भी 2 या फिर उससे भी ज़्यादा सक्सेसिव फुटनोट्स को आपको लिखना है एंड ये फुटनोट्स बेसिकली अगर एक ही वर्क को रेफर करते हैं देन उनको लिखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है. सो व्हाट इज़ दैट? सो दिस शॉर्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज आईबिड. ओके, सो आईबिड का मतलब है कि आईबिडेम यानी कि इन द सेम प्लेस, इन द सेम प्लेस. ओके, सो स्टूडेंट्स अगर पहले फुटनोट में आपने एक वर्क को रेफर किया है एंड उसी फुटनोट को अगर आपको आगे के फुटनोट में रेफर करना है देन आप क्या लिखोगे? आईबिड इन द सेम प्लेस, बिकॉज सक्सेसिव फुटनोट्स वो भी 2 या फिर उससे भी ज़्यादा एक ही वर्क को रेफर कर रहे हैं. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स वाई ये पूरा सेंटेंस लिखने की बजाय आप आईबिड लिखोगे जिसका मतलब है इन द सेम प्लेस. मतलब इन द सेम प्लेस को लिखने की बजाय आप क्या लिखोगे? आईबिड. ओके, व्हाट इज AL? AL का मतलब है एंड अदर्स. जब भी आपको 2 से भी ज़्यादा ऑथर्स का नाम लिखना है
देन इन दैट सिचुएशन आप सारे ऑथर्स के नाम नहीं लिखते हो, आप सिर्फ एक ही ऑथर का नाम लिखते हो एंड आफ्टर दैट यू राइट AL एंड अदर्स. ऑल ऑफ यू गेटिंग? व्हाट इज ऑपोजिट? ऑपोजिट का मतलब क्या है? ऑपोजिट का मतलब होता है इन द वर्क साइटेड. ओके, इन द वर्क साइटेड. जब भी आपको फुल टाइटल ऑफ वर्क को बार बार रिपीट करना होता है, देन उसके टाइटल को बार बार रिपीट करने की बजाय आप वहां पे लिखते हो ऑपोजिट. ओके, फॉर एग्जाम्पल बिब्लियोग्राफी में एक साइटेशन आपने लिखा है, ओके, एंड उस साइटेशन का फुल नाम आपको रीडर को रेफर करना है. ओके, देन उसके लिए आप मेंशन करोगे ऑपोजिट इन द वर्क साइटेड. ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द टाइटल ऑफ द cited work. Okay, now what is log seat? So it is used to repeat title and page number for given work. Okay, जैसे कि ऑप सीट में अगर टाइटल रिपीटेड होता है इन द सेम वर्क, ओके, एंड अगर आपको उस टाइटल को रीडर को रेफर करना है देन उसके लिए जैसे कि आप ऑप सीट मेंशन करते हो वैसे ही आप लॉग सीट मेंशन करते हो उसी समय. बट यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि इसमें आप पेज नंबर को भी रेफर करते हो, बट ऑप सीट में आप सिर्फ टाइटल के लिए रेफरेंसेस देते हो, बट लॉग सीट में आप पेज नंबर को भी रेफर करते हो अलोंग विद द टाइटल ऑफ द cited work. Okay, that's why here in this case your correct answer should be 1 in the same place. So आपको ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स एंड उसके मीनिंग्स याद रखने हैं एंड कब किस समय आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल करने हैं वो भी आपको याद रखना है. Which of the following abbreviations used in footnotes and endnotes means in the same place? देखो इनमें से कौन सा एब्रीविएशन ऐसा है जो आप फुट नोट्स एंड एंड नोट्स में इस्तेमाल करोगे जिसका मीनिंग है इन द सेम प्लेस, वेदर इट इज AL, वेदर इट इज लॉग सीट, वेदर इट इज IBID, वेदर इट इज ऑपोजिट. ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 3 IBID. जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था, IBID का मतलब होता है इन द सेम प्लेस. ओके, अगर आपके सक्सेसफुल 2 या फिर उससे भी ज्यादा फुट नोट्स एक ही रेफरेंसेस को रेफर करते हैं देन उसके लिए आप लिखोगे इन द सेम प्लेस. ऑल ऑफ यू गेटिंग? दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3. द डैश ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल इज प्लेस्ड नियर इट्स बिगिनिंग. नाउ इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रिसर्च आर्टिकल में आप एकदम से ऐसे बिगिनिंग में लिखते हो? So whether it is summary, whether it is abstract, whether it is synopsis, whether it is preface. So obviously students, जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि जब भी आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हो देन उसमें सबसे पहले आप टाइटल लिखते हो, देन आफ्टर दैट यू राइट द abstract. So यहाँ पे टाइटल तो ऑप्शन है नहीं, so the next option is abstract. That's why your correct answer for this question should be abstract, because ऐसे सिचुएशन में आप क्या लिखते हो? abstract. समरी भी एक सारांश होता है बट समरी ये बहुत बाद में लिखी जाती है एंड समरी बेसिकली रिसर्च आर्टिकल में नहीं लिखते. रिसर्च आर्टिकल में जो लिखा हुआ होता है विच इज एग्जैक्टली अब्स्ट्रैक्ट. एंड सिनॉप्सिस, हमने सिनॉप्सिस भी देखा, यानी कि रिसर्च सिनॉप्सिस, राइट, जिसमें आप क्या लिखते हो? बेसिकली जिसमें आप प्रॉब्लम लिखते हो, ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो, हाइपोथेसिस, प्रोसीजर, डिजाइन, सैंपल टू बी सिलेक्टेड, टूल्स, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. सो रिसर्च सिनॉप्सिस में बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ होता है. एंड प्रीफेस, प्रीफेस ये किसी भी बुक को रीड करने से पहले लिखा हुआ होता है जिसमें बुक के बारे में इंफॉर्मेशन होती है एंड एज वेल ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है. एंड अगर ऑथर को किसी दूसरे ऑथर को क्रेडिट देना है देन उसके लिए भी वो प्रीफेस में वो सारी चीज़ें मेंशन करता है. बट हियर इन दिस केस योर करेक्ट आंसर शुड बी 2, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट. द टर्म ऑपोजिट स्टैंड्स फॉर. ना ऑपोजिट का मतलब क्या है? एज साइटेड अबव, एज साइटेड अपोजिट, एज साइटेड इन द अपेंडिक्स, as cited in the bibliography. So students, opposite का मतलब होता है कि in the work cited. Okay, in the work
साइटेड। सो इसका मतलब होता है कि एज साइटेड अबव, बिकॉज जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था इन दिस वीडियो कि जब भी आपको एक ही फुल टाइटल ऑफ वर्क को बार बार रिपीटेटिवली लिखना पड़ता है या फिर रीडर को रेफर करना पड़ता है, देन बार बार रिसर्च वर्क और साइटेड वर्क का टाइटल लिखने की बजाय आप साइटेड अबव लिखोगे, यानी कि ऑपोजिट लिखोगे, जिसका मतलब होता है कि एज साइटेड अबव और द इन द वर्क साइटेड। That's why here your correct answer should be 1. So students, thank you for watching this session. So if you have any doubts, you can ask me in the comment box.